नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। ऑनलाइन स्कूल इंडिया के परिवार में आप सबका स्वागत है। ऑनलाइन स्कूल इंडिया के जो एप्लीकेशन है उसको सब्सक्राइब करें, उसको डाउनलोड करें और उसमें जो लाइव क्लासें हैं, आपके जो रिकॉर्डेड क्लासें हैं, उन सबको देखिएगा, समझिएगा, ढंग से उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। इसके जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, एप्लीकेशन स्टोर पर भी इसके नोट्स आपके लिए उपलब्ध है। तो इस ऐप को शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। हमारी जो क्लासें हैं उसकी क्वालिटी के साथ हमारा कोई समझौता नहीं है। अच्छी क्वालिटी के आपको नोट्स प्रदान करते हैं, अच्छी क्वालिटी के टीचर्स उपलब्ध हैं। तो ऑनलाइन स्कूल इंडिया आप सब के लिए बहुत उम्दा तरीके से हाजिर है और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग हमारा बहुत सारा सहयोग करेंगे। अपने साइंस क्लास 10th क्लास में तीसरा चैप्टर आज है, जिसका नाम है धातु और अधातु, यानी मेटल और नॉन मेटल। धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये ऑक्सीजन से कैसे क्रिया करते हैं, इनका क्या क्या उपयोग है, मिश्रण क्या चीज़ होती है। तो आज अपन जो पढ़ेंगे चैप्टर वो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और ऐसे चैप्टर अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये जो पार्ट है अपना वो केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो आज का जो चैप्टर है धातु और अधातु, यानी मेटल और नॉन मेटल। ठीक बात। तो इस चैप्टर में अपन शुरू करने जा रहे हैं। जिस तरह से आपको मैंने आकृति बताई, देखो ये इस तरह से, जैसे अपन लोहे के सरिये, ये लोहा क्या है, एक धातु है। सोने की ईंट है, देखो अच्छा है, एकदम चमक कर दिख रहा है एकदम। तो धातु चमक भी रखते हैं। अपन धीरे धीरे इसमें सारा पढ़ेंगे, धातु चमक कैसे देते हैं, अधातु की चमक होती है या नहीं होती है ना। तो देखो ये धातु चमक दे रहा है। उसके बाद देखो ये फोल्डेड स्टील से बना है, जैसे ये इस तरह के जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहे हैं, ये सोना बना हुआ है। तो ये धातु है या अधातु है, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आज के चैप्टर में आप सबका स्वागत है। बहुत ही रोचक चैप्टर है। सबसे पहली चीज आती है मेटल या धातु क्या चीज होती है। तो अपन एक सावधानी से सुनिएगा। जैसे मैंने ये रिंग पहन रखी है, ठीक बात। तो ये रिंग किसकी बनी है, धातु की बनी है। और धातु क्या करते हैं, चमक उत्पन्न करते हैं। चमक उत्पन्न करेगा तो सुंदर दिखेगी तभी तो अपन पहनते हैं। तो धातु चमक उत्पन्न करते हैं। धातु और क्या करते हैं, धातु को जैसे अंगूठी को निकाला और जमीन पर गिराया, खंड की आवाज आएगी। तो धातु किसी वस्तु से टकराने के बाद आवाज उत्पन्न करते हैं। धातु से तार बना सकते हैं, धातु की चादर बना सकते हैं, जैसे लोहे की चादर बनाते हैं। लोहे के चादर बनाने के बाद अपन कई प्रकार के मकान के ऊपर भी चादर लगा सकते हैं। तो एक चीज समझ में ये आती है कि धातु को लंबा तार बना सकते हैं, धातु की चादर बना सकते हैं, धातु में ध्वनि उत्पन्न होती है, धातु में चमक उत्पन्न होती है। धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति रखता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की नहीं। धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति रखता है और धनावेश बनाता है। धप और धातु, धप और धनावेश। तो देखिएगा धातु या मेटल, तो इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, यानी दिखने में कैसे होते हैं, बाहरी चीजें देखते हैं। तो सबसे पहली चीज, धातु कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं। दूसरा, धातु चमकीले होते हैं, एकदम शाइनिंग दिखाते हैं। ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, धातु सुचालक होते हैं, जिसलिए जो भी विद्युत के तार बने होते हैं वो कॉपर के यानी तांबे के बने होते हैं, एल्यूमिनियम के बने होते हैं, क्योंकि धातु कैसे होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। वही बात क्लियर। धातुएं तन्य होती है, डक्टाइल होती है। तन्य का मतलब इनको एकदम तान कर तार बनाया जा सकता है। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर तक का तार बनाया जा सकता है। बहुत ही महीन और पतला तार, कितना, 2 किलोमीटर तक का तार बनाया जा सकता है 1 ग्राम सोने से। तो सोचो कि धातु कितने तन्य होते हैं, कितने डक्टाइल होते हैं। अगली बात, धातुएं आघातवर्धक होती है। आघातवर्धक का मतलब सीधी सी बात है, उसे पीट कर चद्दर बना सकते हैं, है ना। उसके बाद धातु ध्वनिक होते हैं। धातु ध्वनिक का मतलब धातु किसी वस्तु पर गिरने पर एक ध्वनि उत्पन्न करती है, इसलिए धातु कैसी होती है, ध्वनिक होती है। ये इस प्रकार के मेटेरियल बने हुए आपको दिख रहे हैं धातु के, जैसे कॉपर के हो गए, स्टील के हो गए। फिर है आघातवर्धिता या मेलाइबिलिटी। तो मेलाइबिलिटी क्या होती है, कुछ धातुएं पतली चादरों में फैलाई जा सकती है। इस गुण को आघातवर्धिता कह सकते हैं, यानी धातु को पीट कर एक चादर बना सकते हैं। इसे बोलते हैं क्या, मेलाइबिलिटी या आघातवर्ध्यता। फिर तन्यता यानी डक्टिलिटी क्या होती है,
धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता या डक्टिलिटी कहते हैं। और ऑल मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी सीधी सी बात है धातुओं का उच्च गलनांक होता है। हाथों हाथ धातु पिघलती नहीं, यदि धातु हाथों हाथ पिघलती तो मेरे अंगूठी ये पिघल जाती, लेकिन धातु कैसे होते हैं, उच्च गलनांक वाले होते हैं, इसीलिए हाथों हाथ ये पिघलते नहीं है। सिल्वर व कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले सबसे सुचालक धातु कौन सा है, यानी सबसे चालक धातु कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, चालक पूछ ले आपसे तो ध्यान रखना चांदी, चांदी के बाद कॉपर यानी तांबा, ये सबसे अच्छे चालक धातुओं की श्रेणी में होते हैं। ठीक बात, तो सुचालक धातु कौन से, चांदी और कॉपर। पीवीसी यानी पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जिसमें धातु जो विद्युत के कुचालक होते हैं, प्लास्टिक, ये प्लास्टिक का प्रकार है पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। और इस पॉलीविनाइल क्लोराइड की जो, जैसे कोई विद्युत का तार है उसके चारों ओर खोल किसकी होती है, पीवीसी की होती है, इसके कारण करंट नहीं आता बाहर, और ये कैसी होती है, पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीवाइनिल कह दो या विनाइल क्लोराइड, उसका पूरा नाम है। पॉलीविनाइल क्लोराइड तथा रबड़ जैसी सामग्री ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है, यानी इसमें करंट नहीं चलता, इसीलिए ध्यान रखिएगा, रबड़ हो गए, पीवीसी हो गई, लकड़ी हो गई, इनमें विद्युत धारा नहीं चलती है, इसलिए कैसे होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ध्वनिक कैसे होते हैं, यानी सोनोरियस कौन से होते हैं, सोनोरियस का मतलब ये होता है ध्वनिक धातु का एक भौतिक गुण है, इस गुण में वो हड़ताली पर ध्वनि पैदा करते हैं, यानी जैसे ही उस धातु को गिराओ कि ध्वनि पैदा करेगा। धातुओं के इस गुण का उपयोग से स्कूल की घंटी बजाए, आप जैसे देखते हैं ना, आपने एक चीज देखी होगी कि स्कूल में जैसे ही घंटी लगती है उससे पहले ही अपन को पता चल जाता है हाँ अब घंटी लगने वाली, 4 बजने वाले, जैसे स्कूल का टाइम 4 बजे हो या 1:30 बजे हो, जैसे भी हो, घंटी लगी अपन को पता चल जाएगा हाँ भाई साहब अब छुट्टी होने वाली है। तो घंटी क्या है, एक धातु है, उस धातु से क्या हुआ, वो बजा, जैसे ही ध्वनि उत्पन्न हुई अपने कानों में पहुंची, हाँ भाई साहब छुट्टी होने वाली, भगो यहां से। तो ये चीजें है ना, ये क्या है, धातु है सारी। अगली बात, अधातु या नॉन मेटल क्या चीज होती है, सीधी सी बात है, जो धातुओं के गुण थे उसके उल्टे गुण किसमें होंगे, अधातु में होंगे। इसके एग्जाम्पल देखो, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयोडीन, इस प्रकार के मुख्य तौर से क्या ये अधातु है। जैसे इनके भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टी क्या उसके उल्टे होंगे। धातु तो ठोस होते हैं और चमकीले होते हैं, लेकिन अधातु कैसे होते हैं, अधातु ठोस एवं चमकीले नहीं होते हैं, पहली चीज। दूसरा, ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। धातु तन्य, ये अधातु, अधातु तन्य नहीं होती है, अधातु आघात वर्धनीय नहीं होती है, धातुएं अधातुएं ध्वनिक नहीं होती है, अर्थात पीटने पर ध्वनि नहीं निकलती है। सीधी सी बात है, जो अपन ने धातु के बारे में पढ़ा उसका उल्टा क्या है, अधातु। पहला देखो, सीधी सी बात है, एक तरफ लिख रहे हैं धातु, एक तरफ अधातु। बोलो धातु क्या करता था, धातु चमक उत्पन्न करता था, ये चमक नहीं करता है। धातु ठोस होता था, ये ठोस नहीं होता है। धातु आघात वर्धनीय होता है, यानी पीट पीट के चादर बना सकते हैं, इसकी नहीं बना सकते हो। धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, ये नहीं होते हैं। धातु, इसके बाद में अपन देख सकते हैं धातु तन्य होते, मतलब तार बना सकते हैं, इसका तार नहीं बना सकते हो। अब लेकिन कुछ अपवाद भी है, यानी अधातु में कुछ अपवाद है। जैसे देखो, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट ऐसा अधातु है, ग्रेफाइट ऐसा अधातु, शीशा पेंसिल बनती ना, पेंसिल, उस पेंसिल में जो काला काला भाग होता है उसे ग्रेफाइट कहते हैं। वो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। कभी यूं नहीं कि छील के लगा दो अंदर, तार खड़े, ये बाल खड़े हो जाएंगे सारे के सारे, ध्यान रखना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ग्रेफाइट कैसा होता है, विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन कैसा होता है, वो अधातु होता है। अगला, धातुएं ब्रोमीन को छोड़कर सारी ठोस होती। अब देखो, जैसे अधातु ठोस और चमकीले नहीं होते हैं, लेकिन अपवाद है इसका भी। क्या, ये जो ब्रोमीन अधातु है ये कैसा होता है, द्रवित होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ब्रोमीन कैसा होता है,
ब्रोमीन कैसा होता है, द्रव फॉर्म में होता है, बाकी सारे के सारे ठोस होते हैं, ध्यान रखना, अधातु। अगला, धातु और अधातु में कुछ अन्य गुणधर्म, कुछ और गुणधर्म क्या होते हैं। सभी धातुएं जैसे मरकरी या पारा को छोड़कर कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती है। आप देखोगे थर्मामीटर होता है, जो अपने बुखार आता है तो मुंह में डालते हैं थर्मामीटर, उस थर्मामीटर में पारा भरा होता है, वही पारा, वो पारा धातु होता है, ध्यान रखना, लेकिन ठोस अवस्था में नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं तो कहता हूं इसको MTR करना, यानी मुझे तो रटो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पारा या मरकरी, पारा या मरकरी क्या होता है, पारा या मरकरी कैसी होती है, ये ध्यान रखना, कमरे के तापमान पर क्या होती है, कमरे के तापमान पर क्या होती है, द्रवित फॉर्म में होती है, ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती। दूसरा, मरकरी या पारा कमरे के ताप पर कैसी अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातु हैं जिनका गलनांक बहुत ही कम होता है, इसलिए ये भी क्या होती है, पिघल जाती है। ध्यान रखना, एक तो पारे के बारे में यानी Hg यानी हाइड्रोजाइरम या पारा या मरकरी एक ही बात है, हाइड्रोजन कह दो, पारा कह दो, मरकरी कह दो। इनकी खासियत क्या है कि ये कमरे के तापमान पर क्या होती है, द्रव फॉर्म में होती है। लेकिन इसी के साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि सीजियम और गैलियम, सीजियम और गैलियम ऐसी धातुएं हैं जिनका गलनांक बहुत ही कम होता है और ये हथेली पर रखते ही कैसे होते हैं, पिघल जाते हैं। अगली बात, आयोडीन एक अधातु है परंतु यह चमकीला होता है। इंपॉर्टेंट चीज, अधातु में ध्यान रखना, अधातु चमकदार नहीं होते, लेकिन आयोडीन ऐसा अधातु है जो चमकदार होता है। क्षार धातुएं या धातु की बात होती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतने मुलायम होते हैं कि इन्हें चाकू से काटा भी जा सकता है। इसलिए आपसे पूछ ले मुलायम धातुएं कौन कौन सी होती है, तो मुलायम धातुएं होती है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये कैसी होती, मुलायम धातुएं होती है। तो पारा और मरकरी की बात हुई, तो मरकरी कैसा है, कमरे के तापमान पर एक द्रवित रूप में पाया जाने वाला कैसा है, धातु है। उसके बाद अपन ने बात की कुछ, एक बार वापस इसको देख लो। दूसरी बात की मैंने, गैलियम और सीजियम हथेली पर रखने पर कैसे हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। आयोडीन एक अधातु है लेकिन चमकीला है। कुछ सारी धातुएं कैसी होती, चाकू से काटी जा सकती है, यानी बहुत ही मुलायम धातुएं हैं। अगला है धातुओं के केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी। पहले फिजिकल पढ़ी, फिजिकल मतलब दिखते कैसे हैं, रंग रूप में चमकीले होते हैं क्या, आवाज निकलती है क्या इनसे। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखिएगा आप, पहला है वायु के साथ रिएक्शंस, यानी रिएक्शंस विद एयर, हवा के साथ या वायु के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं। देखो, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधी सी बात है, वायु में मुख्य तौर से अपन किसको मानते हैं, ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने के बाद में क्या करती है, ये क्या करती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। यानी धातु के साथ में जब ऑक्सीजन जुड़ेगी तो क्या बनाएगी, धातु ऑक्साइड। ठीक बात, तो देखिएगा, जैसे मैं धातु लिया हूं कॉपर, इसको बड़ा करके देखते हैं आप, तो मैंने यहां पर धातु कौन सी ली, कॉपर ली, यानी Cu ली। इस Cu के साथ जैसे ही ऑक्सीजन की क्रिया कराओगे तो CuO बना, लेकिन अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना। तो क्योंकि यहां आपने अब 2 कॉपर लिए हैं तो यहां ऑक्सीजन भी 2 लिए, तो क्या बना 2CuO, कॉपर ऑक्साइड। लेकिन इसका रंग कैसा होगा, काला रंग होगा। तो सीधी सी बात है, जब किसी भी धातु की यानी कॉपर की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराओगे तो धातु ऑक्साइड यानी कॉपर की करवाई है तो क्या, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। दूसरा एल्यूमिनियम लेते हैं, तो एल्यूमिनियम की अभिक्रिया जैसे ही ऑक्सीजन के साथ कराओगे धातु ऑक्साइड का मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। यानी 4 अणु यदि एल्यूमिनियम के लोगे और 6 अणु ऑक्सीजन के लोगे, यानी 3 दूनी 6, तो क्या बना, 2 एल्यूमिनियम, 2 और 2 4 वापस बने, और ऑक्सीजन 3। यानी सीधी सी बात यह है, यानी किसी भी धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करोगे तो बनेगा धातु ऑक्साइड। ये बात आपको नोट्स में लिखनी है। पहली बात क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुणधर्म में, कि धातु किसी भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने के बाद में धातु ऑक्साइड बनाता है। जैसे अपन ने बात की
जैसे अपन ने बात की कि जैसे कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया की और क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड। दूसरा एल्यूमिनियम के साथ क्रिया की तो क्या बनाया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तीसरा मैग्नीशियम के साथ क्रिया की तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, यानी 2MgO बनाया, यानी Mg+O MgO। लेकिन बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 Mg है तो आगे लगा दो 2, तो आपका बैलेंस हो जाएगा। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। धातुएं, अगली चीज कि कोई भी धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अलग अलग तरह की अभिक्रिया दिखाती है। जैसे देखो, पहला सोडियम और पोटेशियम, Na का मतलब सोडियम होता है और K का मतलब पोटेशियम होता है। तो सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं। आपने देखा होगा बाबाओं को, ओम भूम भाम छा, तो जैसे वो ओम भूम भाम छा करते हैं तो अंगुलियों के बीच में सोडियम जैसी धातुएं रखते हैं और जैसे ही छोड़ते हैं हवा के संपर्क में आएगी, आग लगेगी। अपन सोचेंगे वाह बाबा तो बड़ा चमत्कारी है। बाबा कोई चमत्कारी नहीं है, चमत्कारी है सोडियम धातु, जो कि क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम धातु कैसे होते हैं, वायु में कैसे करते हैं, आकस्मिक आग पकड़ते हैं। और आग पकड़ने से क्या होते हैं, आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन में रखा जाता है। आपने देखा होगा कि जब आप प्रैक्टिकल लैब में जाओगे जहां पर प्रयोग किया जाता है तो देखोगे ना, तो सोडियम को रखने के लिए केरोसिन में डाल के रखते हैं। तो ध्यान रखना, सोडियम को, इन जैसे धातुओं को हवा में आग से पकड़ने से बचाने के लिए केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। अगला मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड। देखो Mg का मतलब मैग्नीशियम, Mg का मतलब मैग्नीशियम, Al का मतलब एल्यूमिनियम, जिंक, Zn का मतलब जिंक और Pb का मतलब लेड या प्लम्बम। वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं और इन धातुओं पर ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है। आपने देखा होगा चांदी की आपने यदि ताबीज पहनी है तो जैसे ही लगातार लंबे समय तक पहनोगे तो काली काली परत चढ़ जाती है। तो आपको लगता है मेल हो, हाँ हो सकता है मेल, लेकिन इसी के साथ साथ में चांदी के ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। और वो ऑक्साइड कौन सा, सल्फर युक्त। तो चांदी पर जंग लगता है सल्फर के कारण। ठीक बात, तो ये ध्यान रखना। लोहे पर भी आप देखते हो जंग लगता है ऑक्सीजन के कारण। लोहे को हवा में छोड़ दोगे और बारिश के मौसम में, यानी जब पानी मिलना चाहिए, जंग के लिए, जंग यानी संक्षारण लगने के लिए क्या होना चाहिए, वायु यानी ऑक्सीजन होनी चाहिए, दूसरा पानी होना चाहिए। जब पानी और ऑक्सीजन दोनों यदि किसी धातु को मिल जाएंगे तो जंग लग जाएगा। अपन मारवाड़ी में कहते हैं काट खा जाएगा, ध्यान रखिएगा। Fe यानी आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन ज्वाला में लौहपूर्ण डालने पर वे तेजी से जलने लगते हैं। अगला कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। तो सुनो, जैसे ही कॉपर को ऑक्सीजन की क्रिया होगी तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा और वो कैसा होगा, काला होगा, तो काले रंग की परत चढ़ जाती। Ag यानी चांदी, औरम, Au का मतलब औरम या सोना, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसीलिए आपके हाथों में सोने की यदि अंगूठी है या चांदी की अंगूठी है, ऑक्सीजन से कभी खराब नहीं होगी। वो खराब किससे होगी, सल्फर से होगी। इसी कारण से सल्फर युक्त पानी में नहाओगी तो चांदी का जो ऊपर का जो आवरण होता काला पड़ जाएगा। इसी कारण चांदी और सोना लंबे समय तक अच्छे दिखते हैं। क्यों दिखते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते। अब है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी का मतलब, उभय का मतलब दोनों, दोनों का मतलब सीधी सी बात है, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। देखो मेरी बात सुनो, आराम से सुनो। उभय का मतलब दो। अब दो कौन, अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार जिस दोनों से अभिक्रिया कर ले और क्या बनाए, लवण यानी साल्ट बनाए, साथ में वाटर बनाए, वो क्या कहलाएंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाएंगे। हुई बात क्लियर। अगला है उदाहरण या एग्जाम्पल देखो। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये क्या है, धातु ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड है।
और जैसे ही अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी, अम्ल कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, इस ऑक्सीजन को भगाएगा और क्या आएगा, क्लोरीन आएगा इसकी जगह। तो क्या बना 2AlCl3 और ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से जुड़ेगा और क्या बना देगा, जल बना देगा। तो सीधी सी बात है, जब इसकी अभिक्रिया होगी Al2O3 और 6HCl की, तो पहले क्या एल्यूमिनियम के पास कौन आएगा, क्लोरीन आएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम प्लस होता है क्लोरीन माइनस होता है, तो प्लस के पास माइनस गया तो AlCl इतना लिखो पहले, प्लस ये ऑक्सीजन H, ये H प्लस होता है, O माइनस होता है, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास आएगा तो HO। अब देखो यहां एल्यूमिनियम 2 है तो यहां एल्यूमिनियम अपन को 2 करने पड़ेंगे, यहां ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, तो सीधी सी बात है कुछ ऐसा करो कि ऑक्सीजन यहां 3 हो जाए, तो देखना पड़ेगा। यहां कितना है, हाइड्रोजन 6 है, तो ये 6 हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, तो यहां होगा 6H2O। ठीक है, अब देखो क्लोरीन कितने हैं यहां पर, क्लोरीन यहां हो गए 6, तो AlCl3। तो ये बन गई एक परफेक्ट समीकरण, यानी किसी भी उभयधर्मी ऑक्साइड यानी Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ करवाओगे तो भी क्या होगा, एक लवण बनेगा और जल बनेगा, और यदि इसी अभिक्रिया क्षार के साथ कराओगे यानी NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार है इसके साथ भी कराओगे तो भी क्या होगा, एक लवण बनेगा और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। तो यहां बना है सोडियम एल्यूमिनेट और साथ में जल। तो पहली बात क्या ध्यान रखनी थी आपको कि धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। दूसरी बात, उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल या क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल बनाते हैं। 2 बातें ध्यान हुई। तीसरी बात, जल के साथ अभिक्रिया, तो कोई भी धातु जल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकालते हैं, तो कोई भी धातु जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद में हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। देखो कोई भी धातु है वो यदि जल के साथ अभिक्रिया करेगा धातु ऑक्साइड बनाएगा और कौन सी गैस निकालेगा, हाइड्रोजन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी धातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड बनेगा, क्योंकि जल में क्या होती है, ऑक्सीजन H2O, तो इस ऑक्सीजन से क्रिया करेगा धातु ऑक्साइड बनेगा, पीछे क्या बना, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल आएगी। अब यही धातु ऑक्साइड यदि जल से क्रिया करेगा तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा। हुई बात क्लियर। अब देखो धातु, कुछ ऐसे धातु होते हैं जो केवल भाप के साथ क्रिया करते हैं, भाप के साथ, कौन कौन से, एल्यूमिनियम, लोहा और जिंक। कुछ ऐसे धातु होते हैं जो ठंडे जल के साथ क्रिया करते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। कुछ ऐसे धातु होते हैं जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, जैसे मैग्नीशियम। कुछ ऐसे धातु होते हैं जो अभिक्रिया करने के बाद तैरने लगते हैं जल के साथ, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम। जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते, जैसे सोना, चांदी, तांबा और शीशा या लेड, ये कभी भी पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो बच्चों आपको तो ध्यान रखना है, भाप के साथ अभिक्रिया एल्यूमिनियम, लोहा, जिंक, ठंडे जल के साथ सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, गर्म जल के साथ मैग्नीशियम। जल के साथ अभिक्रिया कौन नहीं करेगा, मेरी अंगूठियां ध्यान रखना, चांदी और सोने की, साथ में तांबा और शीशा, और कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद तैरने लगते हैं। हुई बातें क्लियर। अब एग्जाम्पल देखो, कोई भी धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड बनाएगा, साथ साथ में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा। ये बात आप ध्यान रखना। कोई भी धातु जब, यानी कैल्शियम धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करेगी धातु ऑक्साइड बनाएगी और क्या बनाएगी, जल बनाएगी। अब धातु ऑक्साइड जब जल से फिर से क्रिया करेगी तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगी। एक बार वापस देखो, आपको समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, वापस देखो ये कोई भी धातु है, इस धातु ने क्या किया, जल के साथ अभिक्रिया की। जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद क्या बनेगा, तो सीधी सी बात है धातु ऑक्साइड बना। ठीक है, साथ में कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस निकली।
अब देखो इस धातु ऑक्साइड के साथ में जैसे ही फिर से जल जुड़ेगा तो क्या बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। हुई बातें क्लियर? तो ये धातु हाइड्रोक्साइड बन रहा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम। ये देखो यहां एल्यूमिनियम का ध्यान रखना, क्या बना है, धातु ऑक्साइड बना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये आयरन ऑक्साइड। तो देखो किसी भी धातु का जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, धातु हाइड्रोक्साइड। तो ये तीन एग्जाम्पल तो किसके, धातु हाइड्रोक्साइड के, और चौथा और पांचवा ये हुए धातु ऑक्साइड के। ठीक बात। अब एक चीज देखो इसमें, ये देखो कोई भी धातु यानी लोहा जब किसी जल से क्रिया करता है तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड, और साथ में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। तो कोई भी धातु जब जल से क्रिया करता है धातु ऑक्साइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हुई बात क्लियर? जैसे सोडियम ने जल के साथ क्रिया की तो पहले तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड NaO बनेगा, फिर क्या होगा, ये हाइड्रोजन जिससे क्रिया करेगा तो NaOH बनेगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। यानी किसी भी धातु ऑक्साइड की क्रिया जब हाइड्रोजन या अथवा जल से होगी धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। अगला है धातुओं की तनु अम्ल के साथ। तनु का मतलब सीधी देखो दो चीजें होती है, एक होता है तनु, एक होता है सांद्र। इंग्लिश में बोलते हैं डाइल्यूट और कंसंट्रेट। डाइल्यूट का मतलब तनु, डाइल्यूट का मतलब तनु, यानी सीधी सी बात है, मेरे पास यदि 100 ml क्या है, पानी है, इस 100 ml पानी में मैंने 2 ग्राम शक्कर मिलाई, और एक मेरे पास 100 ml की फिर से एक गिलास है और उसमें मैंने 5 ग्राम क्या मिला दी, शक्कर मिलाई। तो ये तनु है और ये सांद्र है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, इसमें किसकी मात्रा ज्यादा, शक्कर की। तो शक्कर यहां पर सांद्रता ज्यादा है इसलिए सांद्र है, और यहां शक्कर की मात्रा कम है तो इस शक्कर के लिए क्या होगा, तनु होगा। कोई बात है क्लियर? अब धातुओं की जब तनु अम्ल के साथ, मतलब सीधी सी बात है, अम्ल तो है लेकिन अम्ल की मात्रा कम है, तो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर यानी उसकी पीएच की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि कम पीएच होने पर अम्ल और अधिक पीएच होने पर कम अम्ल या दुर्बल अम्ल। तो तनु अम्ल के साथ जैसे ही अभिक्रिया करते हैं तो धातु के साथ जैसे ही तनु अम्ल या डाइल्यूट एसिड जुड़ेगा, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। वही बात है, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करने पर लवण और हाइड्रोजन गैस निकालता है। उदाहरण देखो, जब लोहे की अभिक्रिया यानी Fe की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड यानी सीधी सी बात है HCl हाइड्रोक्लोराइड, तो सीधी सी बात है हाइड्रोक्लोराइड अम्ल के साथ जब अभिक्रिया होगी लोहे की तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, साथ में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। दूसरा, मैग्नीशियम की अभिक्रिया HCl के साथ करोगे तो क्या होगा, एक तो लवण बनेगा, दूसरा हाइड्रोजन बनेगा। तीसरा, जिंक की अभिक्रिया HCl के साथ तो जिंक क्लोराइड बना यानी लवण बना और हाइड्रोजन गैस निकली। एल्यूमिनियम की अभिक्रिया HCl के साथ लवण बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कॉपर हुआ, सोना हुआ, मरकरी हुआ यानी पारा हुआ, ये तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। इसीलिए सोनार क्या करता है, अपना जो सोने को गलाने के लिए बहुत ही प्रबल अम्लों का उपयोग लेता है। वही बातें क्लियर? धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, धातु की धातु लवणों के साथ, सीधी सी बात, जैसे अपन का बना था FeCl बना था, जैसे अपन ने Al2Cl3 बना था, है ना। तो ये क्या है, लवण है, किसके, धातु के लवण है। अब इनकी अभिक्रिया किसके साथ होगी, धातु के साथ होगी। तो धातु और उसका लवणीय विलयन जब क्रिया करेगा तो लवणीय विलयन और क्या बनेगा, धातु बनेगा। अब धातु कैसे, देखो माना कि ये धातु क है, मैं अलग अलग कलर लेके आपको बताऊंगा। माना कि ये A धातु है, एक ये B धातु है, ठीक है। अब जब इनके मध्य क्या होगी, अभिक्रिया, और ये B धातु कौन सा, लवणीय विलयन का है, इसके साथ क्या लवणीय विलयन है,
तो अब देखना, इसमें कुछ हिस्सा जो लवणता है वो है, और इसमें कुछ हिस्सा कैसा है, इसकी प्योर रूप से धातु है, यानी ये धातु है, ये धातु इस रंग का ले लो आप, ठीक है, और ये काला ले लो। अब देखो, इस धातु के साथ जब लवणीय विलयन की क्रिया कराओगे तो इस धातु में ये इसका जो धातु है वो बाहर निकलेगा और ये धातु इस विलयन के साथ क्रिया करेगा, यानी जो ये बना है, अब देखो ये इस रंग का है तो मैंने इस रंग का बनाया, लेकिन ये जो काला वाला पोर्शन है अब ये इसके साथ चला जाएगा और ये धातु शुद्ध रूप से अपने पास प्राप्त हो जाएगा, ये पूरा का पूरा अपने पास धातु बच जाएगा, यानी ये तो शुद्ध हो गया और ये अशुद्ध हो गया। हुई बातें क्लियर? एक बार देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। एक सोनू नाम का लड़का था और उसका दोस्त था मोनू। सोनू और मोनू अच्छे दोस्त थे, लड़कियों को ताड़ा करते थे, देखने जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि सोनू बड़ा बदमाश था, मोनू थोड़ा कम बदमाश था, लेकिन जैसे ही साथ साथ रहने लगे तो सोनू के लक्षण मोनू ने ले लिए और मोनू के लक्षण सोनू ने ले लिए, यानी बदमाश था वो सूदा हो गया, सूदा था वो बदमाश हो गया। तो अब क्या हुआ, यही बात मैं यहां बता रहा हूं कि देखो कि धातु क के पास शुद्ध धातु था और ख क्या था, लवण का विलयन था। सीधी सी बात है, धातु का विलयन था, लेकिन जब अब ये क के साथ लवण विलयन बन जाएगा और ख धातु बाहर निकल आएगा, यानी सोनू और मोनू अलग थे। अब क्या होगा, सोनू के लक्षण ले लिए इसने और मोनू के लक्षण छोड़ दिए। अब देखो एक बार एग्जांपल से, अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देती है और ये धातुओं की सक्रियता की श्रेणी पर आधारित है। जैसे देखो आप, एक एग्जांपल आगे दे रखा है, इसको देखो आप। सबसे एंड में बताऊंगा मैं आपको। अब देखो क्रियाशील धातुएं कौन सी, तो आप अपने दिमाग में सेट रखो कि सबसे क्रियाशील धातु कौन सी, यानी हाथों हाथ क्रिया कर सकती है। तो ध्यान रखना, कनक, कनक सबसे क्रियाशील धातु। कनक का मतलब, क का मतलब के, न का मतलब Na और क का मतलब Ca। क न क का मतलब यहां होगा, के का मतलब पोटेशियम, Na का मतलब सोडियम और Ca का मतलब कैल्शियम। सबसे क्रियाशील धातुएं कनक, क का मतलब, न का मतलब और क का मतलब Ca। पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। आप तो हिंदी में ऐसे भी याद रख सकते हो, पोशाक। पोशाक सबसे क्रियाशील धातु होती है, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। उसके बाद मांगी आलू, मांगी आलू जद पा, इतना याद रख लो बस, मांगी आलू जदपा। आप तो याद रखो पोशाक, मांगी आलू जदपा, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो, अल्लाह जाने फिर क्यों। इतना लंबा यदि आपको याद नहीं रहे तो मांगी आलू, यानी मांगी का मतलब मैग्नीशियम, आलू का मतलब एल्यूमिनियम, जद का मतलब जिंक, पा का मतलब सीधी सी बात है पीबी, और ह का मतलब हाइड्रोजन। अब एक बार ये भी याद रख लो, अल्लाह जाने फिर क्यों, अल्लाह जाने फिर क्यों। तो इनमें से आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि सर्वाधिक सक्रिय कौन सा है, अल्लाह जाने फिर क्यों। तो एल्यूमिनियम सबसे सक्रिय धातु है इन चारों में से, जिंक उसके बाद, फिर होगा लोहा और कॉपर। तो कॉपर से ज्यादा सक्रिय लोहा, लोहे से ज्यादा सक्रिय जिंक, जिंक से ज्यादा सक्रिय एल्यूमिनियम। इन चारों का ही प्रश्न आता है। प्रश्न क्या आता है वो देखो, निम्न में से क्रियाशील धातु सबसे अधिक कौन सा है, और ऑप्शन मिलेगा लोहा, दूसरा मिलेगा कॉपर, तीसरा मिलेगा आपको जिंक और चौथा मिलेगा आपको एल्यूमिनियम।
एल्यूमिनियम। तो अब आप सही क्या करोगे, आपको ट्रिक याद है, अल्लाह जाने फिर क्यों, तो अल्लाह सबसे क्रियाशील, जाने फिर क्यों, उसके बाद तो सीधी सी बात सबसे सक्रिय एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद Fe और उसके बाद कॉपर, तो अल्लाह जाने फिर क्यों। सबसे सक्रिय कनक, कनक तो याद हो गया, या पोशाक, पोशाक, मांगे आलू, फिर जदपा, जद का मतलब जिंक, और पा का मतलब सीधी सी बात हो गया लेड या प्लम्बम, हाइड्रोजन, कॉपर, हाइड्रोजाइरम, चांदी, उसके बाद हो गया सोना। तो सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सा होता है, तो ध्यान रखना उत्कृष्ट धातुएं, यानी सोना हुई, चांदी हुई, प्लेटिनम हुआ, ये सबसे कम सक्रिय धातु होती है, यानी हर किसी से क्रिया नहीं करती है, इसीलिए अपने अंगूठी वगैरह किसकी बनाते हैं, इनकी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये कम क्रियाशील धातु होती है, इसलिए लंबे समय तक चलती है। तो आप तो याद रखो, सबसे क्रियाशील धातु कौन सी, बोलो, पोशाक, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद मतलब एल्यूमिनियम के साथ में आप ये भी याद रख लो, हाँ ठीक है, एल्यूमिनियम के बाद पीबी यानी लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, और कुछ कम सक्रिय धातु, मैंने तो आपको कहा है प्रश्न ऐसा बनेगा, अल्लाह जाने फिर क्यों, अल्लाह जाने फिर क्यों, तो यहां से सक्रियता बढ़ती है, यानी सबसे ज्यादा सक्रियता एल्यूमिनियम की, उसके बाद जिंक, उसके बाद फेरस, उसके बाद कॉपर सबसे कम सक्रिय यहां इन चारों में से। अब आपसे पूछे सबसे कम क्रियाशील धातु है कौन सी है, तो क्रियाशीलता सबसे कम किसकी होती है भाई, उत्कृष्ट धातुओं की। अब उत्कृष्ट धातुएं कौन सी, तो सीधी सी बात है, अपन बात करते हैं सोना, अपन बात करते हैं चांदी, अपन बात करते हैं प्लेटिनम, तो इनकी क्या होती है, बहुत ही कम क्रियाशीलता होती है, ठीक है। तो ये बातें हुई अपनी क्रियाशीलता की। अब देखो धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया, यानी कोई धातु अधातु के साथ क्रिया करने के बाद क्या बनाता है, तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। देखो माना कि कोई भी धातु है, उस धातु में एक अष्टक का निर्माण होता है, ठीक है। अब जब तक ये अष्टक पूर्ण नहीं होता है तो वो क्रियाशील करके यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण अपना अष्टक पूर्ण करने की क्षमता रखता है। तो धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। मैंने आपको सीधी सी बात कहा, ध फॉर धातु, ध फॉर धनायन, धातु धनायन बनाते हैं, जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद में ऋणायन बनाते हैं, यानी धातु इलेक्ट्रॉन देगा, अधातु ग्रहण करेगा। उदाहरण NaCl का निर्माण करना, देखो Na का मतलब सोडियम, सोडियम कैसा है, धातु है, ठीक है। अब देखो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, यानी ये सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो सोडियम धनायन बन गया और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो सोडियम, जब भी सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा और धनायन बनाएगा, यानी सीधी सी बात है धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। दूसरा क्लोरीन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा और क्या बनाएगा, क्लोरीन माइनस बनाएगा। तो क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन से ग्रहण करने के बाद क्लोरीन माइनस, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसमें एक ज्यादा हो गया। अब इन दोनों की क्रिया होगी, यानी Na प्लस प्लस Cl माइनस क्या बनेगा, NaCl। क्यों, क्योंकि इस प्लस को ये जैसे ही ऋणावेश मिलेगा वापस उदासीन हो जाएगा, NaCl बन जाएगा। तो इसके लास्ट में क्या होती हो, देखो लास्ट में मैंने कहा था कि Na इस क्लोरीन से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। तो सीधी सी बात ये हुई कि कोई भी धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा और अधातु क्या करेगा,
इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो अधातु तो बन गया Cl-, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करते ही Na+, और Cl- जब क्रिया करेंगे तो क्या बना देगा, NaCl। ठीक है, तो धातु इलेक्ट्रॉन त्यागता है और धनायन बनाता है, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ऋणायन बनाता है। हुई बात क्लियर। अब अगला देखो, अब आयनिक यौगिक यानी ऐसे यौगिक जिनके ऊपर आयन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो देखो। आयनिक यौगिक, विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नहीं, सीधी सी बात है, एक लड़का एक लड़की को आकर्षण करेगा, विपरीत आवेश के हैं। उसी प्रकार से कोई भी ऋणायन धनायन को आकर्षित करेगा और धनायन ऋणायन को आकर्षित करेगा। तो विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी प्लस और माइनस, जैसे आपने देखा होगा ये Na+ था और Cl- था और क्या बना, NaCl। अब ये आयन भी नहीं दिख रहे और एक मजबूत बॉन्ड बना दिया, आयनिक यौगिक बना दिया। आयनिक यौगिक के क्या क्या गुण होते हैं, पहला भौतिक प्रकृति में ये ठोस हो सकते हैं, कुछ कठोर होते हैं और कुछ भंगुर प्रकृति के होते हैं, यानी सीधी सी बात है गिरने के बाद बिखर जाते हैं। गलनांक एवं कवोत्थांक कैसा होता है इनका, अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, क्योंकि जैसे ही जुड़ेंगे जुड़ने के बाद में इनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तीसरा, घुलनशील होते हैं, तो सीधी सी बात है जल में कैसे होते हैं, घुलनशील। केरोसिन एवं पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलय होते हैं, घुलते नहीं है। अगला, विद्युत की चालकता, आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। जैसे ही इस नमक को आप जल में घोलोगे तो वापस से क्या होगी, ये घुलकर क्या करेंगे, आयन बनाएंगे। घुलकर क्या बनाएंगे, आयन बनाएंगे। आपने देखा होगा शुद्ध पानी कभी विद्युत का चालक नहीं करता, जैसे ही नमक डालोगे विद्युत का चालन होगा। तो सीधी सी बात है कि आयनिक यौगिक जलीय विलयन में गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं और ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठीक हुई बात। अगला, धातुओं की प्राप्ति या धात्विकी। अब धातु को कैसे प्राप्त करोगे आप, धातु को प्राप्त कैसे करते हैं, खनिज के रूप में, यानी कोई भी सीधी सी बात है मिनरल्स के रूप में। तो मिनरल्स के रूप में यानी खानियों, जैसे अपन देखते हैं खान से धातु को निकालते हैं और देखो खनिज निकाला, इस खनिज को शुद्ध करने के बाद में क्या प्राप्त होता है, अयस्क प्राप्त होता है, ओरे प्राप्त होता है। ठीक बात। तो धातुओं के क्या प्राप्त होते हैं, अयस्क प्राप्त होते हैं। तो देखो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। अयस्क वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है। देखो खनिज में से क्या निकलता है, धातु, और धातु जिसमें सीधी सी बात है खनिज से निकलता अयस्क, और ये अयस्क में क्या होते हैं, धातु होते हैं। वापस सुनो, खनिज निकाला, खनिज में से क्या निकलता है, अयस्क निकलता है, और अयस्क में क्या होता है, धातु होता है। धातु की मात्रा अधिक होती है, उसे निकालना लाभकारी होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अयस्क कहते हैं। तो वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है उसे निकालना लाभकारी होता है और ये अयस्क कहते हैं। जैसे देखो गेहूं था, उस गेहूं में कंकर गिर गए, ठीक है। अब कंकर को निकालना आसान है न कि गेहूं को। आप तो गेहूं 1 किलो है, कंकर दो 4 कंकर है, तो कंकर को निकालोगे। तो सीधी सी बात है यहां पर जो गेहूं थे वो क्या है, खनिज है, और कंकड़ क्या है, अशुद्धियां हैं। तो अशुद्धियों को निकालने पर जो प्राप्त होता है वो होता है अयस्क। क्या होता है, अयस्क। और अयस्क में क्या होता है, धातु होता है। सीधी सी बात है गेहूं होता है, अरे भाई अपन गेहूं यहां बात करें एग्जाम्पल की, तो सीधी सी बात है खनिज से क्या बनता है, अयस्क बनता है। और अयस्क में किसकी मात्रा होती है, धातु की मात्रा होती है। ये गेहूं का तो मैंने उदाहरण दिया था आपको। अब देखो धातुओं का निष्कर्षण। अब देखो शुद्ध रूप से तो खनिज में से धातु निकलेगा नहीं, धातु को शुद्ध कैसे करेंगे। धातु को शुद्ध करने के लिए धातु निष्कर्षण किया जाता है, यानी सक्रियता श्रेणी के आधार पर हम धातुओं को निष्कर्षण को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, सक्रिय श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण। नीचे का मतलब सीधी सी बात है कम सक्रिय धातु। सक्रिय श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं कम अभिक्रियाशील होती है, यानी कम सक्रियशील होती है। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। जो कम क्रियाशील धातु होती है उनको शुद्ध करना आसान होता है।
जैसे देखो पारा हाइड्रोजन सल्फाइड की बात हो रही है यहां पर, HgH, मतलब कि ये पारे का कोई धातु है, मतलब पारे का कोई अयस्क है। इसको शुद्ध कैसे करोगे? ऑक्सीजन के साथ जैसे ही क्रिया की, यानी इसको गर्म किया, गर्म, क्योंकि गर्म करने पर ऑक्सीजन में ही तो गर्म होता है, तो क्या होगा, ये पारा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और साथ में क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी अब पारे के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है। अब जैसे ही और गर्म करोगे ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी और क्या प्राप्त हो जाएगा, हाइड्रोजन प्राप्त हो जाएगा। यानी इसको जैसे ही आप ताप करोगे, तापन मतलब गर्म करोगे, तो हाइड्रोजन तो बन जाएगा, साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी, ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। तो इसको वापस देखो एक बार, यानी कम सक्रियशील धातुओं को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है वो देखो, 2HgS, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड को जैसे ही गर्म करोगे ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होगा, ऑक्सीजन इस धातु के साथ जुड़ जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल आएगी। ये हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, मरकरी का अयस्क है। अब जैसे ही इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में ताप करोगे, नहीं गर्म करोगे, तो ये मरकरी अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। तो हाइड्रोजाइरम ऑक्साइड या HgO, इसको गर्म करने पर ऑक्सीजन बाहर निकल आएगी और जो हाइड्रोजाइरम यानी पारा या मरकरी शुद्ध रूप से अपन को प्राप्त हो जाएगा। अगली बात है दूसरा, जो मध्यम श्रेणी के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, अल्लाह जाने फिर क्यों, यानी एल्यूमिनियम हुआ, जिंक हुआ, लेड हुआ, कॉपर हुआ, तो उनका शुद्धिकरण करने के लिए क्या किया जाता है, आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आदि अभिक्रियाशीलता की मध्यम श्रेणी में होते हैं और ये प्रकृति में प्राय सल्फाइड के साथ या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। जैसे जिंक कार्बोनेट, जैसे अपन बात करते हैं जिंक सल्फाइड यानी ZnS, तो इस रूप में होते हैं, शुद्ध रूप में ये नहीं होते। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उनके ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान होता है, यानी जो कम सक्रियशील थे उनको प्राप्त करना आसान है, इनको अब मुश्किल होता। देखो कैसे, इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड या कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में बदला जाता है, यानी प्रोसेस तो वही है, लेकिन उसको जो सल्फाइड होगा उसको ऑक्साइड में बदला जाएगा। तो जिंक सल्फाइड यानी ZnS की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करोगे तो ZnO बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल आएगी। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और ये प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। देखो दो चीजें होती है, एक तो होता है भर्जन, एक होता है निस्तापन। भर्जन किसे कहते हैं, जब वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में अधिक ताप पर, और सीधी सी बात है कौन, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये किस में परिवर्तित हो रहा है, ऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है, उस क्रिया को भर्जन कहते हैं। दूसरा, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में, यहां सीधी सी बात है सीमित वायु है, यहां वायु कोई सीमित नहीं थी, सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, उसे निस्तापन कहते हैं। भर्जन और निस्तापन में फर्क क्या, कि इसमें तो अधिक ताप पर क्या वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर ऑक्साइड में बदलेगा, और यहां निस्तापन में क्या होगा, कार्बोनेट अयस्क, यहां तो सल्फाइड अयस्क था, यहां कार्बोनेट अयस्क सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। जैसे जिंक कार्बोनेट, इसको जैसे ही आप गर्म करोगे जिंक ऑक्साइड बनेगा और CO2 गैस बाहर निकल आएगी। अब इसको क्या करोगे आप, जैसे जिंक ऑक्साइड बना, ZnO बना, इसको जैसे ही गर्म करोगे तो क्या होगा, कार्बन के साथ जैसे ही गर्म करोगे तो जिंक ऑक्साइड में क्या होगा, ये ऑक्सीजन बाहर निकलेगी और कार्बन से क्रिया कर लेगी और जिंक धातु अपन को प्राप्त हो जाएगा। तो आप तो इतना ध्यान रखो, धातुओं का शुद्धिकरण कैसे, धातु का शुद्धिकरण एक तो होता है भर्जन के माध्यम से, दूसरा निस्तापन के माध्यम से। भर्जन में सल्फाइड और निस्तापन में कार्बोनेट का, जैसे जिंक सल्फाइड का और यहाँ जिंक कार्बोनेट का। जिंक सल्फाइड का भर्जन के माध्यम से कैसे होगा, सल्फाइड के साथ जैसे ही आप क्या कराओगे, ऑक्सीजन की क्रिया कराओगे तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल आएगी। जबकि यहाँ कार्बोनेट की बात करेंगे तो ये जिंक से क्या होगा, जिंक यहाँ ऑक्सीजन से क्रिया कराओगे तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और CO2 गैस बाहर निकल आएगी। जैसे ही जिंक ऑक्साइड को गर्म करोगे कार्बन के साथ तो जिंक शुद्ध रूप से प्राप्त होगा और कार्बन इससे ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल देगी।
तो ये भर्जन और निस्तापन के बारे में ध्यान रखिएगा। अगला है सक्रियता श्रेणी, जिसकी बहुत अधिक सक्रिय धातु होते हैं। वो कैसे होते हैं शुद्धिकरण, वो देखो। सक्रियता की श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत ही क्रियाशील होती, बहुत ज्यादा क्रियाशील होती। इन्हें कार्बन के साथ गर्म करने पर इनके ऑक्साइडों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनकी बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन से अधिक होती है। सीधी सी बात है, इनको क्या करते हैं, ऑक्साइडों से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी बंधुता यानी जुड़ने का जो होता है सिस्टम ऑक्सीजन से भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा सक्रिय धातु होती है ये। इसीलिए इन धातुओं का विद्युत अपघटन अपचयन के माध्यम से प्राप्त करते हैं, विद्युत के माध्यम से प्राप्त करना पड़ता है। उदाहरण के लिए सोडियम और मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त करते हैं। सीधी सी बात है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम बहुत अधिक सक्रिय धातु है, तो इसको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को अलग करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं, तो सोडियम प्राप्त हुआ और साथ में क्लोरीन प्राप्त हुई। तो कैथोड यानी ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, देखो दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड, एक तो होता है कैथोड और एक होता है एनोड। एनोड होता है धनावेश यानी प्लस, जबकि कैथोड होता है ऋणावेश यानी माइनस। तो कैथोड होते हैं ऋणावेश इलेक्ट्रोड पर धातुएं निक्षेपित होती, धातु चिपकती है ऋणावेश पर, क्यों, धातुएं प्लस होती है, धातु प्लस होती है तो ये ऋणावेश पर चिपकेगी। और एनोड जो धनावेश इलेक्ट्रोड होते हैं उस पर क्लोरीन मुक्त होती है। यानी आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं, आपके पास नमक है, उस नमक से आपको बोले कि साहब सोडियम अलग करना है, सोडियम धातु है, आपको पता है, और धातु का काम क्या है कि जैसे ही आप इसको विद्युत अपघटन करोगे तो सोडियम प्लस बनेगा और साथ में क्लोरीन माइनस बनेगी। यानी अब ये सोडियम किसके पास जाएगा, बैटरी में। जब बैटरी लगाओगे ना आप, तो बैटरी में दो चीज, एक तो धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। तो ये सोडियम धनावेश है, इसका मतलब ऋणावेश के पास जाएगा। क्लोरीन क्या है, ऋणावेश है धनावेश के पास, तो एनोड के पास, धनावेश को बोलते हैं एनोड और ऋणावेश को बोलते हैं कैथोड। तो कैथोड के पास कौन जाएगा, सोडियम जाएगा, और एनोड के पास क्लोरीन जाएगा। तो ये मुख्य बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी। जैसे देखो कैथोड पर, कैथोड का मतलब ऋणावेश पर सोडियम धनावेश है, वो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या बनेगा, सोडियम बनाएगा। एनोड यानी धनावेश पर क्या होगा, क्लोरीन जाएगा, और क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, और ये दो इलेक्ट्रॉन वापस ये सोडियम ग्रहण कर लेगा। तो ये मुख्य बातें आप ध्यान रखिएगा। अगला है धातुओं का परिष्करण। परिष्करण का मतलब होता है, सीधी सी बात है, इनसे कुछ अशुद्धियां दूर करना। यदि धातु में कुछ अशुद्धियां रह जाती उनको भी दूर करना पड़ता है, उसे बोलते हैं परिष्करण। तो धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोग विधि धातु अपघटनी परिष्करण है। यानी सीधी सी बात है, विद्युत अपघटनी परिष्करण, यानी विद्युत के माध्यम से धातु को शुद्ध किया जाता है। जैसे देखो कोई तांबा यानी कॉपर धातु को शुद्ध करना है, यानी CuSO4 से, यानी कॉपर सल्फेट से, तो क्या होगा, Cu+2 इस एनोड कैथोड के पास जाएगा, क्योंकि ये कैसा है, धनावेश है, यानी Cu+2, ये कॉपर धनावेश है तो ये ऋणावेश के पास जाएगा, यानी कैथोड के पास जाएगा। जबकि ये एनोड है तो एनोड कोई क्रिया नहीं करेगा। और सीधी सी बात है, मैं आपको इसको वापस डायग्राम से समझाता हूँ। वो देखो आप, जैसे मैंने आपके लिए तांबे की एक छड़ ली, ये अशुद्ध तांबा है भैया, अशुद्ध तांबा है, और एक लिया मैंने शुद्ध तांबा, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इसको तो क्या बनाऊं, कैथोड बनाऊं, और इसको बनाऊं एनोड, यानी इसके पास धनावेश ले जाऊं, इसके पास ऋणावेश, और बैटरी से जोड़ दूं, ये ऋणावेश ये धनावेश, तो एनोड है ये कैथोड है। इसमें मैंने विलयन भर दिया कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का विलयन भर दिया। अब देखना क्या होगा कि Cu+ इसमें से छूटेगा, इसमें से Cu+2 निकलेगा बाहर इस धातु में से, सॉरी वापस देखो, एनोड है ये प्लस है, तो इसमें से क्या, ये अशुद्ध है, अशुद्ध में से कॉपर बाहर निकलेगा,
Cu+2 बार निकलेगा, Cu+2 बार निकलेगा, और ये कैथोड है, इस प्लस को आकर्षण करेगा ऋणावेश और इससे जुड़ता जाएगा। ये तो शुद्ध तांबा था, इसी में ये भी क्या है, शुद्ध तांबा इससे जुड़ता जाएगा, आखिर में इसमें से क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल है वो बच जाएगा। तो आपने इस डायग्राम को समझो वापस कि ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, यहाँ पर क्या होगा, ये जो चीज़ है वो एनोड, ये कैसी है, अशुद्ध धातु है, ये शुद्ध धातु है, अशुद्ध में से कॉपर निकलेगा और इसमें से जुड़ेगा, तो सीधी सी बात है विद्युत अपघटन के माध्यम से शुद्ध धातु को प्राप्त किया जाता है। अगला, एनोड पर कैसा धातु है, अशुद्ध धातु, कैथोड पर शुद्ध धातु, विलयन में कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। विद्युत अपघटन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाता है। अशुद्ध धातु था वो घुल गया और किसकी तरफ जाएगा, इसका कैथोड की तरफ जाएगा। उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर, उतनी ही मात्रा में क्या होगा, जो शुद्ध कॉपर होगा विद्युत अपघटन से कैथोड पर निक्षेपित हो जाएगा। यानी सीधी सी बात है, एनोड से निकलेगा कैथोड पर आएगा, कॉपर यहां से निकलेगा कॉपर कैथोड पर जाएगा, सीधी सी बात है शुद्ध होता जाएगा। अविलेय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, एनोड का जो तल है वहां पर अविलेय जो अशुद्धियां थी वो जमा हो जाएगी। अगला है संक्षारण यानी जंग कैसे लगता है। जंग किस किस पर लगता है, आपको तो लगता होगा साहब जंग तो लोहे पर लगता है, नहीं, जंग किसी पर भी लग सकता है, चांदी पर लग सकता है, सोने पर लग सकता है, आपको पता तांबे पर लग सकता है। तांबे का लोटा देखा हरा हो जाता है, क्यों, क्योंकि उस पर जंग लग जाता है। कैसे, देखो, धातुएं आसपास में अम्ल, आर्द्रता यानी नमी और वायु आदि के संपर्क में आने से क्या होता है, जंग लग जाता है। आपने देखा होगा बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में जंग लगना शुरू हो जाता है। कैसे, क्योंकि बारिश के मौसम में ऑक्सीजन गैस मिलती है, साथ साथ में क्या मिलता है, नमी मिलती है। तो ये नमी और ऑक्सीजन गैस उस लोहे को जंग लगा देती है। कैसे, देखो, पहले अपन बात कर रहे हैं सिल्वर यानी चांदी की। चांदी सल्फर के साथ क्रिया करके क्या करती है, सिल्वर सल्फाइड बनाती है, सिल्वर सल्फाइड बनाती है, इसके कारण वस्तु काली हो जाती है। तो चांदी पर जंग लग सकता है। दूसरा कॉपर पर यानी तांबे पर, तांबा आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से क्रिया करेगा, CuCO3 बनाएगा यानी कॉपर कार्बोनेट बनाएगा और इसका रंग हरा होता है। कैसा होता है, हरा रंग होता है। लोहे पर जंग होगा और भूरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। तो लोहे पर, तांबे पर और सिल्वर पर क्या लगता है, जंग लगता है। अब इसे जंग से कैसे बचाओगे, तो जंग से बचाया जाता है कैसे, लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, जैसे कलर करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, और यसद लेपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है अभी बताऊंगा मैं। क्रोमियम लेपन द्वारा, यानी क्रोमियम की परत चढ़ा दो, जैसे लोहे के पाइप है उसके ऊपर किसी दूसरे धातु की पाइप चढ़ा दो तो लोहे का पाइप खराब नहीं होगा। एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर, मिश्र धातु के, जैसे देखो आप, लोहे पर जंग लग सकता है लेकिन स्टील पर जंग नहीं लगता। लोहे पर जंग लग सकता है लेकिन स्टील पर जंग नहीं लगता। क्यों, क्योंकि वो मिश्र धातु है और मिश्र धातुओं पर जंग नहीं लगता। वही बात क्लियर। यसद लेपन क्या होता है अब इसको समझो आप, बड़े ध्यान से समझना। यसद लेपन क्या होता है, देखो, यसद लेपन का मतलब होता है, माना कि कोई लोहे का पाइप था, एक पाइप था, पाइपलाइन थी, उस पाइपलाइन में किसका है, लोहे का पाइप था, Fe का पाइप था। उस लोहे के पाइप के ऊपर मैंने क्या किया, ऊपर एक और परत चढ़ा दी, और उस परत किसकी चढ़ाई, जिंक की। तो लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इसे यसद लेपन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ऐसी परत जो किसी लोहे पर या कम सक्रिय धातु पर चढ़ाई जाती है, किसकी, जिंक की, वो यसद लेपन कहलाता है। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, उसे यसद लेपन कहते हैं। और लास्ट में होता है मिश्र धातु। तो मिश्र धातु कैसे, मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या धातु, देखो मिश्र धातु किससे बन सकता है, या तो धातु और धातु से बन सकता है। दूसरा, कोई धातु किसी अधातु के साथ क्रिया करके बन सकता है, या कोई धातु है, कोई अधातु है,
और इनका जरूरी नहीं है बराबर मात्रा हो, उनके साथ भी जुड़कर बनाया जा सकता है। तो धातु और अधातु से, धातु धातु से जोड़कर अपन क्या बना सकते हैं, मिश्र धातु। तो मिश्र धातु जैसे देखो, लोहे की सूक्ष्म मात्रा में यदि कार्बन मिला दो तो लोहा कठोर हो जाता है। ठीक बात। अब देखो एक चीज है समांगी मिश्रण, समांगी का मतलब समान मात्रा में, यानी धातु जैसे दो धातु मिल रहे, दोनों बराबर मिल रहे हो तो समांगी, दोनों बराबर नहीं मिल रहे हैं विषमांगी। जैसे देखो इस्पात यानी स्टील कैसे बनता है, लोहे के साथ निकल बनाते हैं और साथ में क्रोमियम मिलाते हैं तो क्या बनेगा, स्टील। स्टील कैसे बनता है, लोहा बनेगा, लोहे के साथ में आप क्या मिलाओगे, सीधी सी बात है निकल मिलाओगे, क्रोमियम मिलाओगे तो क्या बनेगा, स्टील बनेगा। पीतल कैसे बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीतल किससे बनता है, तो आप लोगों को याद पिताजी, नहीं पीतल किससे बनता है, ता का मतलब तांबा और जी का मतलब जिंक। तांबे को बोलते हैं Cu और जिंक को बोलते हैं Zn। तो पीतल किससे बनता है, कॉपर और जिंक से, यानी तांबा और जिंक से बनता है। कांसा, कांसा बनता है, देखो कांसे का आपने बर्तन देखा होगा, कांसा बनता है तांबे और टिन से, तांबा और टिन यानी स्टर्नम, तो तांबे और टिन से बनता है कांसा। शोल्डर, शोल्डर आपने देखा होगा, जैसे आपने कभी किसी को सोल्डिंग की हो, कोई तार टूट गया विद्युत का बैटरी से, तो बैटरी को जोड़ने के लिए सोल्डर का उपयोग लेते हैं। सोल्डर बनता है लेड और टिन से, यानी पीबी और एसएन से। अम्लगम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मरकरी जो होगी वो अम्लगम बनाती किसके साथ, किसी अन्य तत्व के साथ मिलकर। तो ये चीजें ध्यान रखना। मिश्र धातु में एक बार वापस देखो, धातु धातु मिल सकता है, धातु अधातु मिल सकता है। तो देखो पहला स्टील, स्टील किसका बना था, लोहे का, दूसरा लोहे के साथ आपने क्या मिलाते हैं, निकल, तीसरा क्रोमियम, स्टील बनेगा। दूसरा आता है पीतल, पीतल में याद रखना पिताजी, तांबा और जिंक। कांसा, कांसा किसका हुआ, तांबा और स्टर्नम या टिन का। उसके बाद है सोल्डर, सोल्डर बनता है लेड और टिन का, यानी प्लम्बम यानी शीशे और टिन का। जो फ्यूज तार होता है वो भी शीशे और टिन का बना होता है। अम्लगम यानी जो पारा किसी अन्य धातु से क्रिया करेगा तो अम्लगम बनाएगा। अम्लगम क्या होता है, यदि कोई मिश्र धातु, एक धातु जिसमें पारा हो और दूसरा हम किसी अन्य धातु से क्रिया करेगा तो अम्लगम कहेंगे। जैसे ये जिंक का अम्लगम है, तो पारे के साथ कौन सा है, जिंक, तो क्या है, ये जिंक का अम्लगम है। शुद्ध सोने में 24 कैरेट होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। ये काफी नरम होता है, इसलिए इसमें अशुद्धि आभूषण बनाने के लिए इसमें कुछ अशुद्धियां मिलाते हैं, ध्यान रखना। इसलिए 22 कैरेट का जो सोना होता है वो उपयोग होता है कहां पर, भारत में। देखो 24 कैरेट का जो सोना होता है उसमें वो बहुत ही मुलायम होता है, आभूषण नहीं बन सकते, इसलिए कुछ अशुद्धियां मिलाकर इसे कितने कैरेट का करते हैं, 22 कैरेट का सोना मिलाते हैं। यानी सीधी सी बात है 22 भाग तो इसमें शुद्ध सोना होता है और 2 भाग कैसा होता है, तांबे या चांदी को मिलाया जाता है। इसलिए आपको शुद्ध सोना कभी भी नहीं मिलता है, ठीक है, 22 कैरेट का सोना मिलता है। तो ये चैप्टर था अपना धातु अधातु, इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज है, यानी केमिकल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म, उसके बाद में धातु ऑक्साइड, मिश्र धातु, जंग कैसे लगता है, यानी संक्षारण, इन सारे चैप्टर को पढ़ा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इस चैप्टर को लगातार बार बार देखिएगा, किताब से पढ़िएगा। बहुत ही आसान चैप्टर है, 3-4 बार पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।